नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 18 मई 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछी गई जीके के 25 सवाल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने एग्जाम के बाद टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट और एनालिसिस जो रहेगा वो सब्जेक्ट वाइज रहेगा। कहने का मतलब जैसे आज जो 25 सवाल आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उनमें कला संस्कृति नृत्य के सबसे पहले देखेंगे, संगीत वगैरह से पूछे गए 4 सवाल। उसके बाद देखेंगे आज आपकी साइंस से 3 सवाल पूछे गए हैं और करंट अफेयर से भी 3 सवाल पूछे गए हैं। पॉलिटी से 1 सवाल है, इतिहास से 4 क्वेश्चन हैं, भूगोल से 2 सवाल हैं, अर्थशास्त्र से भी 2 सवाल, जनगणना से हमेशा की तरह 1 सवाल है, खेलों से 2 क्वेश्चन हैं, विविध में यहाँ पर बुक्स का भी मैंने ऐड कर दिया तो बुक्स का 1 सवाल, बाकी 2 सवाल है वो मिसलेनियस थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं पूछे गए सेकंड शिफ्ट के 25 सवाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कला संस्कृति नृत्य और संगीत से। जो 4 सवाल पूछे गए हैं वो कौन से हैं? बस्तर दशहरा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा फेस्टिवल है ये छत्तीसगढ़ में, आपको पता है बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, तो इजी हो जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बस्तर दशहरा पर्व। और इस पर्व पर किसकी पूजा की जाती है? तो यहाँ पर दंतेश्वरी देवी, जो जगदलपुर का मंदिर है दंतेश्वरी देवी का, वहाँ पर विशेष पूजा होती है बस्तर दशहरा पर्व पर। ध्यान रखना दंतेश्वरी देवी की पूजा। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? अब आप कमेंट करके बताना संतूर वादक पूछा या फिर सारंगी वादक। कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सारंगी वादक, और बाकी संतूर वादक की बात करें तो शिव कुमार शर्मा से एक सवाल आ जाता है। और सारंगी वादक में उस्ताद सुल्तान खान, बिंदा खान, राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, गोपाल मिश्र, शकूर खान, ये सब ये सारंगी वादक। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर सवाल पूछा है धनगर डांस किस राज्य से संबंधित है? तो धनगर जो नृत्य है वो गोवा का है। गोवा के प्रमुख नृत्य में जो ढालो हैं, देखनी है, फुगड़ी है, लैंप डांस, धनगर है, दसवंतारा है, शिगमो डांस है, ये सभी गोवा के हैं। मणिपुर महाराजा के द्वारा नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि किसे दी गई थी? मणिपुर महाराजा के द्वारा जो नृत्याचार्य की उपाधि है वो गुरु बिपिन सिंह, मणिपुरी नृत्य के डांसर हैं गुरु बिपिन सिंह, इनको जो नृत्याचार्य की उपाधि मणिपुर राजा के द्वारा दी गई है। और यहाँ फिर कह सकते हो हंजाबा की उपाधि भी गुरु बिपिन सिंह को दी गई है। और गुरु बिपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1966 में दिया गया था। और बात करूँ मणिपुर डांसर्स के और प्रसिद्ध डांसर्स कौन है मणिपुरी नृत्य के, तो गुरु सिंहजीत सिंह, बिपिन सिंह, इनका नाम आता है मणिपुरी नृत्य में सबसे पहले। सिंहजीत सिंह को 1986 में पद्मश्री और 1984 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है। ये सभी नर्तक हैं मणिपुरी के, राजा भागचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, नयना, स्वर्णा, रंजना और दर्शन, गुरु बिपिन सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर विज्ञान से जो 3 सवाल पूछे गए हैं वो देखते हैं। तो साइंस का सवाल है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई या फिर जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो वो है आपका कोशिका। कोशिका से बनते हैं उत्तक, ठीक है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से फिर आगे जाके अपना अंग बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वो हो गई आपकी कोशिका सेल हो गई। किसका उपयोग एक एंटासिड के रूप में किया जाता है? एंटी एसिड, जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है उस केस में अम्लता को निष्क्रिय करने के लिए, कम करने के लिए उसमें क्षार मिक्स करते हैं। तो एंटासिड के रूप में कोई क्षार चाहिएगा आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस हो जाता है, जो MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपको फॉर्मूला पूछ लेना तो आप कहेंगे MgOH का होल ट्वाइस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो पेट में मौजूद जो अतिरिक्त HCl है उसको निष्क्रिय करके अम्लता को कम करता है। pH वैल्यू पूछ ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तो लगभग 10 के आसपास। समस्थानिक की परिभाषा से पूछा है। समस्थानिक एक ऐसा एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक है वो समान होते हैं, स्थान समान है, परमाणु क्रमांक Z समान है, लेकिन परमाणु भार है और वो आपका अलग अलग होगा। उदाहरण के तौर पर बात करें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम में क्या होता है 1H1, ड्यूटेरियम में 1H2, ट्राइटियम में 1H3। 1 आ रहा है, यानी जो परमाणु क्रमांक तो एक ही है लेकिन भार बदल रहा है। यहाँ पर परमाणु भार 1, यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में परमाणु भार 3 हो जाता है। परमाणु भार बदल रहा है मतलब क्या बदल रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पूछ लेते हैं, ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो 1 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन मिलकर बना देगा 2, और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। समभारिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान होती है।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स से जो 3 सवाल पूछे गए हैं वो कौन से हैं। आरबीआई ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान की पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है। तो सवाल एक्चुअल में ये पूछा गया था कि पेमेंट विजन 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया। तो पेमेंट विजन 2025 है, ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। और इस विजन का उद्देश्य क्या है कि 2025 तक, पेमेंट विजन 2025 है, ये विजन डिजिटल भुगतान की संख्या में 3 गुना वृद्धि करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल भुगतान हो। और इसमें 5 प्रमुख लक्ष्य हैं। 5 कौन से? अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थानीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण। 2022 जून का करंट अफेयर्स ये है। सैरोगेसी विधेयक 2016 किससे संबंधित है। तो आपको पूछा है सैरोगेसी विनिमयन विधेयक 2016 है, ये संबंधित है कमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सैरोगेसी पर रोक लगाने से। यदि आप कमर्शियल उद्देश्य, कोई भी तकलीफ नहीं है, निसंतानता की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप क्या करते हो, कमर्शियल उद्देश्य से जुड़ी सैरोगेसी पर आप रोक लगाएंगे। अब सैरोगेसी का मतलब ये हुआ है कोई ऐसी दंपति हैं जिनकी संतान नहीं हो रही हैं, कोई हार्मोन में प्रॉब्लम हो, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से, तो उस केस में वो नैतिक सैरोगेसी की अनुमति देता है। मतलब जो बच्चा तो आपका होगा, यानी जो गुणसूत्र तो आपके होंगे, अंडाणु और शुक्राणु तो पेरेंट का होगा, लेकिन वो किसी दूसरी माँ के, माँ तो वही होगी लेकिन जो पेट कोख होगी वो दूसरे कोख में वो बच्चा जन्म लेगा, तो वो होता है सैरोगेट मदर, उन्हें कहा जाता है, जिसके कोख में ये अंडाणु और शुक्राणु निषेचित करके स्थानांतरित किए जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में। तो देश में कॉमर्शियल उद्देश्य से जुड़ी सैरोगेसी नहीं हो सकती है, लेकिन नैतिक उद्देश्य से जब निसंतान दंपति है उन केस में वो अनुमति देता है। सैरोगेसी एक्ट 2016 ध्यान रखना, जो कि 19 दिसंबर 2018 को लोकसभा में पास हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, एंजेला मर्केल कौन है जिन्हें 2022 में एक अवार्ड मिला है UNHCR नानसेन शरणार्थी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एंजेला मर्केल, जिन्हें ये UNHCR जो संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की तरफ से 4 अक्टूबर 2022 को पूर्व जर्मन ये चांसलर है, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके नैतिक और राजनीतिक साहस के लिए वर्ष 2022 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मर्केल, जो कि 2005 से 2021 तक जर्मनी की चांसलर रही है, वर्तमान में जर्मनी की चांसलर है ओलफ स्कॉल्ज। नेक्स्ट सवाल है पॉलिटी से, जो पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन किस आर्टिकल में वर्णित है। ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 40। इजी सवाल। नेक्स्ट इतिहास से, हिस्ट्री से 4 सवाल कौन से वो देख लेते हैं। हिस्ट्री का सवाल है, हौज ए शमसी, हौज ए शमसी किसने बनवाया। तो 1230 में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने ये जो जलाशय है हौज ए शमसी है, मेहरौली दिल्ली में बनवाया था। तो ध्यान रखना, हौज ए शमसी इल्तुतमिश के द्वारा 1230 में दिल्ली में बनाया गया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला यहाँ पर पूछा है तो शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने 1639 से 48 के मध्य, ठीक है, 1639 से 1648 के मध्य दिल्ली का लाल किला। वास्तुकार पूछ रहे लाल रेड फोर्ट के तो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। और 2007 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल किया गया। पानीपत का थर्ड युद्ध EG1 कब हुआ है, किसके मध्य हुआ है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, ये अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य हुआ है 1761 को, 14 जनवरी को, जिसमें अहमद शाह अब्दाली अफगान जीत गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में बाबर और लोधी के मध्य। द्वितीय युद्ध हुआ है 1556 में अकबर और हेमू के मध्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, धनानंद की हत्या किसने की थी। धनानंद है, ये किसके पुत्र था। तो ये पुत्र था महापद्मानंद। महापद्मानंद के 9 पुत्र हुए थे, जिन्हें नवनंद कहा जाता है। तो धनानंद ने धोखे से अपने पिता यानी महापद्मानंद जो पिता हैं उनका वध कर दिया था, और आगे चलकर वो नंदवंश का क्या बना, उत्तराधिकारी। तो नंदवंश का उत्तराधिकारी बना धनानंद, और महापद्मानंद को उन्होंने वध किया। तो महापद्मानंद के 9 पुत्र हैं, जिसमें से ये दासी पुत्र था धनानंद। तो नवनंद यहाँ पर पूछ रहे तो ये याद रखिएगा। बाकी जो सवाल आपको एक्चुअली में पूछा गया है कि धनानंद की हत्या किसने की, भाई बदला तो बदला ही होता है, जो कर्मा होता है। तो धनानंद ने अपने पिता को धोखे से वध किया, तो यहाँ पर धनानंद की हत्या हो गई। पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के दौरान कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या की थी, कत्ल कर दिया था। तो वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, धनानंद की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो कौटिल्य की सहायता से यहाँ पर चंद्रगुप्त ने 321 में धनानंद का कत्ल किया था। तो नवनंद हैं जो महापद्मानंद के पुत्र, उनके नाम देख लो एक बार। पंडुक नाम है, गगनपाल,
पंडुगति, भूतपाल भी है दोस्तों, राष्ट्रपाल भी है, गोविषाणक गोविषाणक है, दश सिद्धक हैं, केवर्त, ऊर्ध्वानंद, और ये जो आपका धनानंद हो जाएगा, ठीक है, और धनानंद। तो यहाँ पे बीच में है और का निशान है, तो ये हो जाएगा महापद्मानंद के 9 पुत्र। अगला सवाल यहाँ पर भूगोल से 2 सवाल पूछे गए हैं। तो इस भूगोल से सवाल है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सबसे छोटा ओशन की बात करें तो वो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। सबसे छोटा यहाँ पर हो जाएगा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन है वो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पैसिफिक जो 50% वॉल्यूम कवर करता है। सेकेंड सबसे बड़ा अटलांटिक ओशियन है, उसके बाद हिंद महासागर इंडियन ओशियन, फिर साउथर्न ओशियन हो जाएगा, और सबसे छोटा है आर्कटिक ओशियन। ये तो हो गए 5 महासागर का क्रम वाइज मैंने बता दिया, सबसे बड़े से छोटे के क्रम में। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया, सबसे छोटे से बड़े के क्रम में नहीं, सबसे बड़े से छोटे के क्रम में है। ये आपका ग्रेटर देन सही लगा हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट कर देना, सबसे बड़े से छोटे के क्रम में, ठीक है। तो बाकी आपको पूछ लें कि भाई महाद्वीप का क्या क्रम है, तो महाद्वीप का देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक महाद्वीप, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल एशिया का है। उसके बाद सेकेंड अफ्रीका है, ध्यान रखना, एशिया अफ्रीका। नेक्स्ट आता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, नेक्स्ट यूरोप, और लास्ट में सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है। इसका क्रम भी याद रखना, कूट के रूप में पूछे तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद छोटा यूरोप है। जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या रहती है वो एशिया में सबसे अधिक रहती है, और अंटार्कटिका में नहीं रहती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में है, लगभग 60% के आसपास। सेकेंड जनसंख्या है वो अफ्रीका में, तो एशिया और अफ्रीका जनसंख्या में भी टॉप 2 में आ जाते हैं। थर्ड यहाँ पर यूरोप में है 9%, उत्तरी अमेरिका फिर है, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद ओशिनिया और अंटार्कटिका है। और देश की संख्या के अनुसार महाद्वीप देखें तो सबसे अधिक देश है वो अफ्रीका में, 54 देश अफ्रीका में है। सेकेंड एशिया में 48 देश है, यूरोप में है वो 44 देश है, ध्यान रखना। अफ्रीका में 54 है, एशिया में 48 है, यूरोप में 44 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया में 14 है, दक्षिण अमेरिका में सबसे कम देश 12 है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य सितंबर और अक्टूबर के महीने में किस दिशा में चलता है। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में सूर्य वो डायरेक्शन का पूछा है, जैसे जैसे यहाँ पर आएगा तो ये विंटर की ओर चलना लगेगा, यानी जब ये मिड में रहेगा सूर्य, ये जो रहती है विषुव होती है, ऐसी स्थिति में जब भूमध्य रेखा का अनुसरण करता है सूर्य, मतलब सीधे पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये वो डायरेक्शन रहती है जब विषुव होता है। विषुव का मतलब है एक तो मार्च में होता है और बाकी सितंबर में 20-21 के आसपास होता है। तो सितंबर माह के लास्ट में और मार्च के लास्ट में जो विषुव पड़ता है उस दौरान भूमध्य रेखा का सूर्य अनुसरण करता है, फिर धीरे धीरे वो डायरेक्शन बदलता रहता है। जैसे ही यहाँ पर विंटर में जाएगा तो सूर्य इस टाइप से टिल्ट हो जाएगा, ऐसे जाना चलना स्टार्ट करेगा, और समर में इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आप डायरेक्शन देख सकते हो किस साइड में मुड़ रहा है, विंटर में साउथ की साइड से होते हुए और समर में नॉर्थ की साइड से होते हुए। इकोनॉमिक्स से जो 2 सवाल पूछे गए हैं वो कौन से हैं। इन्वेंट्री ट्रीटेड एज, जो इन्वेंट्री है उसको किस रूप में जाना जाता है। इन्वेंट्री जो रहती है अर्थशास्त्र में, कंपनी की किसी फर्म की इन्वेंट्री रहती है, यानी उनके पास क्या क्या, इन्वेंट्री को एक तरीके से संपत्ति एसेट के रूप में कंसिडर किया जाता है, वो भी सामान्य एसेट होता है। इन्वेंट्री होता है ऑर्डिनरी एसेट, आपके पास जो भी गुड्स हैं वो एक तरीके से इन्वेंट्री हो जाएगी, क्या क्या गुड्स है। तो इन्वेंट्री को वर्तमान संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। करंट एसेट कह सकते हो, ऑर्डिनरी एसेट कह सकते हो, जो कि एक कार्यशील पूंजी का हिस्सा होती है। और कैपिटल एसेट, यहाँ पर ऑर्डिनरी एसेट और जो पूंजीगत एसेट हैं दोनों अलग हैं। यानी बात करूँ मैं कैपिटल एसेट्स की और ऑर्डिनरी एसेट की, तो कैपिटल एसेट्स होती हैं जो बैलेंस शीट पर दीर्घकालिक संपत्ति के रूप में क्लासिफाइड रहती है। ऑर्डिनरी एसेट जो इन्वेंट्री है वो साधारण संपत्ति को आमतौर पर अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान द्वारा कौन सी कृषि की जाती है। परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भरण पोषण के लिए, जो अनाज की पूर्ति के लिए कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह में भी 2 प्रकार की, एक गहन निर्वाह कृषि जिसमें किसान के पास छोटा भूखंड होता है लेकिन वो साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है, निर्वाह के लिए गहन निर्वाह। एक आदिम निर्वाह है जिनके पास भूखंड भी नहीं होता है, वो स्थानांतरित कृषि करता है, अलग अलग जगह जाता है और जलवासी पशु चारण करता है। तो स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। एक होती है दोस्तों निर्वाह कृषि, एक होती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में क्या करता है, परिवार की निर्वाह न करके वो डायरेक्टली
बाजार में अपना जो प्रोडक्ट बेचता है, कृषि का प्रोडक्ट है, फसल उत्पाद होती है या फिर पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, वो वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि भी एक वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि का ऑलरेडी सवाल आ चुका है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है जिसमें कोई एक फसल जैसे कि कॉफ़ी ले ली, चाय ले ली, एक बड़ा भूखंड ले लेगा और आधुनिक मशीनरी की सहायता से एक ही फसल को उस भूखंड में उगाएगा और उसको बाजार में बेचेगा। एक होती है मिश्रित कृषि जिसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। अब जनगणना से एक सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वो किसकी है? सिक्किम की है। सिक्किम के बाद कम है वो मिजोरम की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है, फिर गोवा की है। तो ये ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से दो सवाल। एक ज्वाला गुट्टा किस खेल से हैं? तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। 2010 के जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं इसमें विमेन डबल्स में इन्होंने गोल्ड जीता है, ज्वाला गुट्टा जो बैडमिंटन की खिलाड़ी। वॉलीबॉल में एक सवाल पूछा गया है कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11, बेसबॉल में ध्यान रखना 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, खो खो में भी 9 होते हैं, नेट 7 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं, ब्रिज में 2 होते हैं, आइस हॉकी में 6, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ठीक है, वाटर पोलो में 7। वॉलीबॉल का आपको पूछा है। विविध से 3 सवाल लिखते हैं। पंजाब में भगवान निराकार की पूजा किसने शुरू करवाई? या फिर पंजाब में किसने भगवान के निराकार रूप को बढ़ावा दिया? तो पंजाब में सिख समुदाय है, आपको पता है सिख समुदाय, और सिख समुदाय हैं वो फॉर्मलेस निराकार भगवान को मानते हैं। तो संत निराकारी मिशन भी है एक दिल्ली में जो निरंकारी आध्यात्मिक संगठन है, इसकी स्थापना 1929 में बूटा सिंह ने की थी। बाकी एग्जैक्ट यही सवाल था, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसी लैंग्वेज में था या फिर कुछ संशोधन था। संत निराकारी मिशन है वो है बूटा सिंह के द्वारा 1929 में। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह की बायोग्राफी। अंतिम सवाल, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए कौन सा लक्ष्य वर्ष है? एक स्थिर हो जाए जनसंख्या, फिर बढ़े नहीं, तो भारत का लक्ष्य रखा है, भारत ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जब 2000 में आई थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ध्यान रखना, नेशनल जो जनसंख्या नीति है वो कब आई है पॉलिसी? तो 2000 में आई है। इस पॉलिसी में एक टारगेट रखा गया था, एक टारगेट था कि 2010 तक जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसको कंट्रोल करना। एक लक्ष्य था 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाए, यानी 45 के बाद बढ़े ना, एक स्थिर कांस्टेंट हो जाए, तो वो लक्ष्य 2045 तक है जनसंख्या को स्थिर रखने का। तो ये 25 सवाल जो आज आपके सेकंड सेट में सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिए हैं। एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना, आप काफ़ी कम लाइक करते हो, तो इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखता हूँ 1500 लाइक। आई होप आप 1500 लाइक कर देंगे इस एफर्ट के लिए, ताकि आपको PDF फाइल भी जल्द मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा सकूँ, इससे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।